वेदों का काल पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद जो हमने पढ़ा वेदांग। ठीक है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, देखना चाहोगे? चलो। हम्म, दिख रहा है आपको? तो ये बच्चा एग्जाम में पूछा गया था। ये अभी जस्ट लेटेस्ट जून 2026 में हुआ है, उसका क्वेश्चन ये है। ठीक है, कुछ याद आ रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा कुछ? कुछ याद आ रहा है? हम्म, कहाँ पे पढ़ा है? जो वैदिक इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था, उसमें हमने देखा था प्रथम सूक्त कौन है और अंतिम सूक्त कौन सा है। तो बताएंगे बच्चा आप में से कि इसका आंसर क्या हो सकता है? ये जून 2026। हाँ, ठीक है। तो जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, आप लोग रिविजन करते रहोगे, तो क्वेश्चंस फंसेंगे जरूर। ठीक है। एक और दूसरा जो है, ये आप लोग बताओ, ये हमने कहाँ पढ़ा है? ये कहीं ध्यान आ रहा है? हाँ, रक्षा हुआ आगम। अरे, रक्षा हुआ आगम में हमने। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा है, याद आ रहा है। ये देखो, ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा आपको डीपली थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि व्यास वंश में से कौन आता है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आया है। ये वाला, जो जो कल ही हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। हाँ, ये क्वेश्चन, हविर याग कौन है और इसे क्रम के अनुसार पूछा गया था। याद आया जो हम लोग कल ही चर्चा कर रहे थे कि जो सोम याग और हविर याग है, इसको जो है क्रम से याद रख लो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो हविर याग पूछा गया, इसी प्रकार से मे भी बाद में कभी किसी एग्जाम में, उसी एग्जाम में सोम याग का क्रम पूछ लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगला एक और है। हम्म, ये पूछा गया था, ये देखो। कुछ ध्यान आ रहा है कि सत्य ब्राह्मण का क्या काल हो सकता है या कौन सा समय हो सकता है लोकमान्य तिलक के अनुसार? ठीक है, कौन सा काल? कृतिका काल। ओके, और कोई बताएंगे? सतपन ब्राह्मण का जो है कौन से काल में जो है इसका माना जाएगा? अगर ये आप लोग को ध्यान होगा कि लोकमान्य तिलक जी ने जब वेदों का जो है काल निर्धारण करते हैं, तो उसे कितने भागों में बांटते हैं, वो प्रत्येक काल में क्या जो है किसकी रचना होती है, वो क्या मानते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप
देख सकते हो क्या होगा, बताओ बच्चों। शतपथ ब्राह्मण। हम्म क्या आना चाहिए? लोकमान्य तिलक के अनुसार शतपथ ब्राह्मण का जो है काल क्या माना जाएगा? अदिति काल, मृगशिरा काल, या कृतिका काल, या सूत्रीय अंतिम काल? बताओ। सामने आंसर भी दिख रहा है आप लोग। हम्म ठीक है बच्चा। तो आपको डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जा सकता है कि भाई कृतिका काल का ये समय। आपको कोई ना कोई एक ग्रंथ का नाम दे देगा, पूछेगा कि इनके अनुसार बताइए समय क्या हो सकता है। तो यही डाटा है, इसी डाटा के अनुसार जो है जो एग्जामिनर हैं उनको क्वेश्चंस बनाना पड़ता है कि हम ऐसा क्या थोड़ा सा इधर उधर करके कुछ कुछ नया क्वेश्चन बनाए। और कभी भी पिछले 3-4 सालों से ये पैटर्न रहा है कि क्वेश्चन जो है रिपीटेशन नहीं होते हैं। ठीक है, पूछने का तरीका चेंज जरूर करेंगे, उस हिसाब से आप लोग को ध्यान रखना है। और एक और क्वेश्चन आया था। हम्म ये हम्म, ये क्वेश्चन, ये भी जस्ट जून 2026 अभी वाला ही। उसे याद आ रहा है ये कहाँ से लिया गया है? कौन बताएंगे? हाँ बहुत बढ़िया। तो बता दो बच्चा इसका आंसर। हाँ हाँ हाँ। सी ऑप्शन। ओके। स्वर का तो 21 हो गया बच्चा, स्पर्श का 25 हो गया, याद्य 8 हो गया, यम 4 हो, 4। ठीक है, बढ़िया। ये जो हमने पानी शिक्षा के श्लोक के माध्यम से हमने सीखा भी था। तो देखो, जैसे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसी तरीके से लगातार अध्ययन करते रहेंगे और आप लोग रिवीजन करते रहोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। अभी जितना पढ़ा उससे 5-6-7 क्वेश्चन तो आ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके के पैटर्न को पूछेंगे मैचिंग के लिए, सत्य असत्य के फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद काल क्रम अरेंज करने के लिए इस तरह से पूछेंगे। तो जितना हमारे पास समय है, अब जो नेक्स्ट जो पेपर होगा, ज़्यादा चांसेस है वो दिसंबर एंडिंग या जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपके पेपर हो जाएंगे, नेक्स्ट वाला दिसंबर 2026 वाला जो पेपर हो। ठीक है, तो अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना? ऐसा नहीं है कि हम 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट कर पाएंगे। 1.5 घंटे के हिसाब से पूरा कर पाना मुश्किल है बच्चा। यदि आप खुद भी सेल्फ स्टडी करते रहोगे तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। तो आप लोग अपने डेली बच्चा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, एक दिन 3 डेज बहुत मुश्किल से मैं निकाल पाता हूँ। और जब मुझे लगता है कि समय है इस 3 डेज के अलावा तो मैं 1 या 2 दिन और एक्स्ट्रा कर पाता हूँ। ये सच्चाई है कि बच्चा कि 3 दिन करने में या 3 दिन 1.5 घंटे पढ़ने से नहीं होगा। आप लोग को भी अपने तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा, घर पे जाके सेल्फ स्टडी अन्य जो इकाइयां हैं उनको भी पढ़ना हो। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से अध्ययन करना है। ठीक है, तो उसी चीज को आप लोग फॉलो कीजिए अपने लेवल पे भी। ठीक है, जैसे मैं अभी वेद स्टार्ट कर रखा है यूनिट 1, तो आप यूनिट 2 देखिए। ठीक है, या जो भी यूनिट आपको लगता है या जो टॉपिक इजी लगता है, थोड़ा थोड़ा आप अपने लेवल पे भी पढ़ते रहिए। ठीक है, सिर्फ मेरे पढ़ाने से संभव नहीं है बच्चा, ये जो बात कह रहा हूँ स्पष्ट कह रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप लोग भी खुद अपने लेवल पे मेहनत नहीं करेंगे। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कैसे ऐसे करना है। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसी माइंडसेट से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, कोई समस्या? हाँ रणबीर बोलो। हम्म, बस देखो मैचिंग तो आएगा ही आएगा, अरेंज करने के लिए भी आएगा ही आएगा।
एक असर्शन और रीजन यानी कथन देकर भी पूछा जाता है। वो मैं लिटरेचर जब स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे। तो अलग अलग टाइप है क्वेश्चन पूछने का तरीका। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है, उसमें आपको दिख जाएगा। कहीं अरेंज किसी लेखक का काल क्रम जो है अरेंज करने के लिए आ रहा है, कहीं पुस्तकों का, या फिर एक कोई श्लोक दे दिया जा रहा है उसमें ऋषि देवता छंद पूछा जा रहा है, या कोई एक शब्द दे दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि सायन ने इसका क्या अर्थ किया है, ठीक है। उसके बाद कोई छंद पूछ लिया जा रहा है, कोई अलंकार पूछ लिया जा रहा है, या फिर काव्य का लक्षण जो है अलग अलग जो राइटर ने कहा है उसे अरेंज करके बताइए। सत्य असत्य के फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस जो है आपके पैसेज के रहेंगे ही रहेंगे। एक पैराग्राफ दे दिया जा रहा है, उस पैराग्राफ के आधार पर 10 क्वेश्चंस को जो है करना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोगों के पास क्वेश्चन है पिछले 5-6 साल का? नहीं है तो मैं भेजूंगा ग्रुप में, आप उसको देखिए, ठीक है। अच्छा चलो, मैं आपको पिछले 6-7 साल का भेजता हूँ, 2000 जून 2019 से लेकर अब तक का। उसको आप एनालाइज कीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है। हमें किस पे फोकस ज्यादा करना है, ठीक है बच्चा। शुरू करें आज ऋग प्रातिशाख्य। और ऋग प्रातिशाख्य से भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। मैं पहले क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ आप लोग को कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। दिख रहा है आप लोग को? ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आप वेद वाला जो पोर्शन है ये मान के चलिए कि लगभग 5 से 10 क्वेश्चन वेद वाला जो पोर्शन है यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों को मिलाकर जो है 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अभी तो कुछ क्वेश्चन जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसी से क्वेश्चंस मैंने दिखाए। बहुत सारे क्वेश्चन निरुक्त के भी पूछे गए हैं, कुछ उपनिषद से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी सूक्त वगैरह से भी पूछे गए हैं। तो 5 से 10 क्वेश्चन हमेशा जो है यूनिट 1 यूनिट 2 से रहेगा। चलो, दिख रहा है आप लोग को सबको? चलो ध्यान से देखना इसको बच्चा। आज हम लोग ऋग प्रातिशाख्य पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग प्रातिशाख्य बच्चा किस वेद का है? हम्म, ऋग्वेद का है। तो ये बताओ कि पहले प्रातिशाख्य ग्रंथ हुए या शिक्षा ग्रंथ हुए? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रातिशाख्यों का समय क्या है? समय क्या है प्रातिशाख्य ग्रंथ का? उसका एक फिक्स समय क्या है बच्चा? हाँ, हाँ, 700 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक जो समय है वो प्रातिशाख्य ग्रंथ का माना जाता है। अर्थात यास्क और पाणिनि के मध्य का जो समय है वो जो है क्या है आपका प्रातिशाख्य का है, ठीक है। तो जो पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि शिक्षा वेदांग के 2 उपभेद हैं, एक प्रातिशाख्य ग्रंथ और दूसरा शिक्षा ग्रंथ। और प्रातिशाख्य ग्रंथ जो है यास्क और पाणिनि, यास्क के बाद और पाणिनि से पहले यानी 700 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो प्रातिशाख्य ग्रंथों का माना जाता है। और ये जो प्रातिशाख्य है तो वेदों के प्रत्येक शाखा का क्या अपना अपना एक विशेष उच्चारण की प्रक्रिया है, ठीक है। हर शाखा में जो अक्षर प्रयोग किए गए हैं या फिर जो स्वर इत्यादि हैं उनको उच्चारण करने के लिए जो है अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए हर वेद के प्रत्येक शाखा के लिए एक जो है निश्चित प्रातिशाख्य ग्रंथ होता था, ठीक है। और प्रातिशाख्य की रचना किसने की है, इसके राइटर कौन है? हाँ बच्चा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
प्रतिशाखे जो है उसकी जो रचनाकर्ता कौन है या रचयिता आचार्य शौनक है। ठीक है, तो आचार्य शौनक जो है भूमिका में बताते हैं कि ये जो ऋग प्रातिशाख्य है एक शाखा थी, सहस्त्रीय शाखा, इसका ध्यान रखिएगा बच्चा। कौन सी शाखा? हाँ, सहस्त्रीय जो शाखा थी वो साकल शाखा की उप शाखा थी। ठीक है, जैसे एक ऑफिस होता है, पहले हेड ऑफिस होता है, फिर सब ऑफिस होता है, फिर उसके नीचे भी बहुत सारे ऑफिस होते हैं। तो वैसे ही जो सोनक सॉरी जो साकल शाखा थी, ठीक है, जो साकल ब्रांच थी, उसका भी एक सब ब्रांच सहस्त्रीय ब्रांच थी। ठीक है, उसी के लिए जो है ऋग प्रातिशाख्य की रचना आचार्य शौनक करते हैं। लेकिन चूंकि आज के टाइम पे सहस्त्रीय शाखा उपलब्ध नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साकल शाखा ही उपलब्ध है वर्तमान समय में। ठीक है, तो मूल रूप में ऋग प्रातिशाख्य जो है सहस्त्रीय शाखा से संबंधित है। ठीक है, ऐसा शौनक जो है ऋग प्रातिशाख्य के उपोद्घात अर्थात भूमिका में बताते हैं। ठीक है, और सहस्त्रीय शाखा जो है साकल शाखा का एक उप शाखा है, जो आज के टाइम पे सहस्त्रीय शाखा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मूल रूप देखा जाए कि तो ऋग प्रातिशाखा सहस्त्रीय शाखा की है, और सहस्त्रीय शाखा क्या होता है? साकल शाखा की उप शाखा है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? तीन चार बातें हमने अभी देखी है। ठीक है, और इसमें जो है जो ऋग प्रातिशाख्य है इसका विभाजन क्रम क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अध्याय है, अध्याय के अंतर्गत पटल है, फिर वर्ग है, और फिर श्लोक है। ये क्रम याद रखेंगे बच्चा, क्योंकि जहां पे भी आपको इस तरह की चीजें आ रहा है, दो या दो से अधिक विषय वस्तु आ रहे हैं किसी भी विषय वस्तु से संबंधित, तो समझिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऋग प्रातिशाख्य जो है मेनली अध्याय और पटल, वर्ग और श्लोक के क्रम में है। ठीक है, और मेनली जो इसमें जो छंद का प्रयोग किया। हाँ बच्चा। हम्म। हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि अध्याय जो प्रत्येक जो अध्याय है उसको भी बहुत सारे विषय वस्तु होते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी भी बुक्स का या थीसिस का जो है आप इंडेक्स चेक करेंगे तो उसमें एक चैप्टर में बहुत सारे चैप्टर आते हैं। तो मेनली पटल अध्याय ही है, बस क्या विषय वस्तु को अलग करने के लिए जो है ना, जितने भी राइटर होते हैं, ठीक है, हर कोई चाहता है कि मेरी जो पुस्तक है वो और पुस्तक अन्य पुस्तकों से बिल्कुल इतर अलग हो थोड़ा सा। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि पुस्तकों के जो विभाजन क्रम है थोड़ा सा यूनिक हो। ठीक है, तो हो सकता है उनको लगा हो कि अध्याय बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अध्यायों के अंतर्गत पटल में विभाजन किया। तो लगभग विषय वस्तु एक ही है। ठीक है, लेकिन ग्रंथ जो है विस्तार रूप ना ले ले, इसलिए जो है उसे अध्यायों को भी उप अध्याय के रूप में बांट दिया गया, इसलिए उसका एक नाम जो है पटल दे दिया गया है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऋग प्रातिशाख्य जो है इसमें कौन कौन सा छंद प्राप्त होता है। तो अनुष्टुप, त्रिष्टुप और जगती छंद। ठीक है, ये तीन छंद जो है इसमें प्राप्त होते हैं। वैसे तो सातों छंद, सात वैदिक छंद और लौकिक छंदों का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन इसमें जितने भी श्लोक वगैरह लिखे गए हैं वो विशेष रूप से अनुष्टुप, त्रिष्टुप और जगती छंद में ही श्लोक लिखे गए हैं। और इसका जो विभाजन क्रम है वो अध्याय, पटल, वर्ग और श्लोक के क्रम में जो है हमें दिखाई देता है। अब अनुष्टुप में कितने अक्षर होते हैं बच्चा? हम्म। कितने? त्रिष्टुप में और जगती में? बहुत बढ़िया। और ये कोटेशन भी एग्जाम में पूछा गया बच्चा। ठीक है, यहाँ तक आपको दे दिया जाता है। और फिल इन द ब्लैंक्स, प्रतिशाखम भवन क्या होता है वो। ठीक है, जो हमने
पहले भी शिक्षा ग्रंथ या शिक्षा वेदांग में पढ़ा है कि प्रत्येक शाखा से संबंधित होने के कारण ये प्रातिशाख्य कहलाए। प्रातिशाख्य का दूसरा नाम क्या बच्चा? पार्षद या परिषद। ठीक है। बट बड़े बच्चे ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है निरुक्त जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो प्रथम अध्याय में ही पार्षद शब्द का जो है वहां पे निर्वचन के तौर पे मिलता है। ठीक है। कोई पूछे आपसे कि पार्षद या परिषद के विषय में क्या निरुक्त यास्काचार्य ने कुछ कहा है, तो हाँ बिल्कुल ये कोटेशन ध्यान रखेंगे। पद प्रकृति सर्वचरणानाम पार्षदानाम, ये कोटेशन याद रखेंगे। ठीक है। कि सब चरण, ये जो चरण है बच्चा ये शाखा के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। तो प्रत्येक शाखा से संबंधित जो है उसमें जो पद है उसकी क्या प्रकृति होगी, इसकी जो चर्चा है पार्षद में या परिषद में हमें प्राप्त होता है। ठीक है। ये यास्काचार्य ने जो है पार्षद या परिषद अर्थात प्रातिशाख्य को डिफाइन किया है, बताया। तो ध्यान रखिएगा यास्काचार्य ने प्रातिशाख्य का क्या निर्वचन दिया है और प्रातिशाख्य के लिए क्या शब्द किस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। और ऋग प्रातिशाख्य को देखा जाए तो ये आचार्य सौनक के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कुल 3 अध्याय हैं और टोटल 18 पटल है। ठीक है। बस ये जरूर ध्यान रखना कितने अध्याय हैं, अध्यायों की संख्या और कितने टोटल पटल हैं। प्रत्येक अध्याय में जो है 6 पटल है, 6 पटल है। ठीक है। इस तरह टोटल 18 पटल हो जाएंगे। ऋग प्रतिशाखे पे जो सबसे फेमस टीका ग्रंथ है, टीका ग्रंथ का मतलब है वो जो श्लोक वगैरह प्राप्त है उसको व्याख्या करना। ठीक है। डिटेल से व्याख्या करना। वो टीका, टीका जनरली क्या होता है श्लोक इत्यादि पे पद्य वगैरह पे किया जाता है। तो ऋग प्रातिशाख्य पे जो सबसे अधिक प्रसिद्ध टीका है उबट भाष्य है, उबट आचार्य हुए हैं, और उस टीका का जो नाम है पार्षद व्याख्या है। इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और टीका ग्रंथ है जिसका नाम है वृत्ति टीका या वृत्ति व्याख्या, जिसके राइटर विष्णु मित्र है, जो ऋग प्रातिशाख्य पे इन्होंने भी टीका लिखा है। ठीक है। कोई समस्या आता है? बोलो बच्चा, कोई समस्या? और ये ऋग्वेद का जो है एकमात्र उपलब्ध प्रातिशाख्य जो हम पहले से जानते भी हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा कि मैक्स मुलर साहब ने ऋग प्रातिशाख्य का दूसरा नाम क्या कहा है। ठीक है। तो मैक्स मुलर साहब ने जो है प्रातिशाख्य का यानी खास करके ऋग प्रातिशाख्य का नाम क्या दिया है? साकल प्रातिशाख्य। ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्लियर? आप लोग हाँ ना बोल सकते हो, इस पर टैक्स थोड़ी लगा है? अब देखो बच्चा, ये जो अगला विषय वस्तु बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी तक ऋग प्रातिशाख्य से संबंधित जो क्वेश्चंस है किस पटल में क्या वर्णन है ये नहीं पूछा गया है। ठीक है। लेकिन संभावना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको ऋग प्रातिशाख्य का जो है विषय वस्तु दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि ये जो विषय वस्तु है इसमें ये किस पटल से संबंधित है। ठीक है। तो 18 पटलों में क्या विषय वस्तु है इसको याद कर लेना बच्चा। ठीक है। तो पहला क्या है? प्रथम पटल। प्रथम पटल में बहुत सारे संज्ञा परिभाषा इत्यादि दिया गया है जो हमें पढ़ना भी है कि समलक्षण संज्ञा क्या है, संध्यक्षर संज्ञा क्या है, स्वर संज्ञा क्या है, अनुस्वार संज्ञा क्या है, व्यंजन संज्ञा, स्वर संख्या संज्ञा, अंतस्थ उष्ण सूक्ष्म अनुनासिक स्वर भक्ति इत्यादि संज्ञा क्या है, इसका क्या लक्षण, उसका क्या परिभाषा दिया गया, ये प्रथम पटल में प्राप्त है। दूसरा जो पटल है द्वितीय पटल में क्या है? वो संहिता अर्थात संधि संबंधित विषय वस्तु है ना? कौन सी संधि? क्षिप्र है, प्रश्लिष्ट है, अभिनीत है, उद्गाह्य है, भुग्न इत्यादि संधि का जो है वर्णन इसमें आता है। ठीक है।
और तीसरे पटल से नवम पटल के मध्य में जो है स्वरों के विषय में वर्णन है। ठीक है, उदात अनुदात स्वरित के विषय में है। ठीक है, उसके अलावा विसर्ग संधि क्या है, नति संधि क्या है, क्रम संधि क्या है, व्यंजन आदि जो संधि है उनका विस्तार से वर्णन जो है आपको तृतीय से लेकर नवम पटल तक मिलेगा। फिर दशम से एकादश जो पटल है इसमें क्रम पाठ। बच्चा क्रम पाठ कितने प्रकार का होता है? क्रम पाठ कहाँ हमने पढ़ा है? कौन बताएंगे? हाँ तो बताओ कितने प्रकार के पाठ होते हैं टोटल? कौन कौन? हम्म। ओके। और ओके, विकृति पाठ कितने प्रकार का होता है? क्रम याद है? है? भंग कर रहे हो कुछ? जटा माला। हाँ, आगे। हाँ बहुत बहुत अच्छा। तो 10वें से लेकर 11वें पटल तक इसमें क्रम पाठ का वर्णन है, साथ साथ वर्ण परिवर्तन का नियम है कि कहाँ पे कौन सा अक्षर जो है परिवर्तन हो जाएगा, इसका जो है नियम 10वें और 11वें पटल में है। जो द्वादश पटल है इसमें पद चतुष्टय। बच्चे आपको बताएंगे पद चतुष्टय क्या है? हम्म। 12वें में जो है पद चतुष्टय का वर्णन है। पद चतुष्टय क्या है कोई बताएंगे? मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था इसके विषय में। क्लास में। बोलिए। काम अर्थ मुक्त। बच्चा पद चतुष्टय है, पुरुषार्थ नहीं पूछ रहा बच्चा। पुरुषार्थ चतुष्टय नहीं पूछा, पद। पद चतुष्टय अब मैंने बताया। हाँ, नाम आख्यात उपसर्ग निपात। जब मैं हाँ जब मैं व्याकरण वेदांग पढ़ा रहा था तो उसमें एक कोटेशन आया था ऋग्वेद का, चत्वारि श्रृंगो। याद आ रहा है? याद आया बच्चा? कि व्याकरण का महत्व बता रहा था। तो उसमें चत्वारि श्रृंगो जो वर्ड है वो चार श्रृंग है, जिसके अर्थात चार पद, यानी व्याकरण में चार पद इंपॉर्टेंट है। नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, जो हम लोग ऋग प्रातिशाख खासकर नियुक्त में हम लोग पढ़ेंगे इसके विषय में। तो जो 12वां पटल है उसमें पद चतुष्टय अर्थात नाम अख्यात उपसर्ग निपात, ये क्रम याद रखेंगे बच्चा, क्रम भंग मत करना। तो 12वें अध्याय में जो है पद चतुष्टय के जो है इसका वर्णन किया गया है। जो 13वां पटल है इसमें शिक्षा पटल। ठीक है, वर्ण कैसे निष्पत्ति होता है, कैसे बनता है, बाह्य प्रयत्न क्या होता है, अभिन्न प्रयत्न क्या होता है, और सामान्य वर्णन जो है वर्ण निष्पत्ति को लेकर त्रयोदश नामक जो पटल उसमें है। चतुर्दश पटल में यानी 14वें पटल में उच्चारण दोष। ठीक है, कि उच्चारण में क्या क्या दोष हो सकते हैं इसके विषय में आपको विशेष रूप से चतुर्दश पटल में है। और पंचदश पटल में जो है जिसका दूसरा नाम ओंकार पटल भी है, इसमें जो है वेदाध्ययन पटल, इसका एक और नाम वेदाध्ययन पटल भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा। पंचदश पटल का दूसरा नाम दो दो है। ठीक है, ओंकार पटल या फिर वेदाध्ययन पटल। इसमें गुरु और शिष्य से संबंधित विषय वस्तु है, गुरुकुल प्रक्रिया के विषय में वर्णन है। ठीक है, शिष्य प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या बच्चा कि वेद का जो है अध्ययन का क्या प्रक्रिया है, इसके विषय में आपको प्राप्त होता है। ओंकार की क्या महिमा है, उसका उच्चारण कैसे हो सकता है। ठीक है, वेदाध्ययन के लिए जो है गुरु जो है शिष्य का उपवेशन किस प्रकार से करना चाहिए, गुरु के प्रति शिष्य का क्या प्रार्थना होना चाहिए, यानी इसमें क्या है
15वें पटल में गुरु और शिष्य के संबंध को बताया गया है, ठीक है। और 16 से लेकर जो 18 पटल है, इसमें जो है छंद के बारे में, वैदिक छंद के विषय में विस्तार से वर्णन है, ठीक है। तो ये जो है टोटल 18 पटलों में क्या विषय वस्तु है, इसको कंठस्थ कर लेना बच्चा, बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने का। कोई समस्या आता है किसी को, कोई समस्या? अब जो है मैं सिलेबस में लगा हुआ है, जो सूत्र लगे हैं, ठीक है, कि समाक्षर क्या है, संध्यक्षर क्या है, रक्त संज्ञा क्या है, ठीक है, घोष अघोष इत्यादि क्या है, एक एक सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सूत्र है बच्चा, एक एक या दो दो शब्द में है, ठीक है। योगिता, इसको पढ़ना, पहला सूत्र को। याद होता है, ओके। बच्चा ये बताओगे कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है, किसी को कोई आइडिया? सेकंड वाला जो पद है, इसमें कौन सी संधि है? आगे, उसके अलावा और कहीं भी स्प्लिट हो सकता है? समान प्लस अक्षराणी प्लस आदितः, ये भी हो सकता है ना। ये जो आधा ना है, फिर यह है, ठीक है। चलो, ये हम लोग संधि की तरफ भी चलेंगे। देखो बच्चा, समानाक्षर क्या होता है? तो ऋक प्रातिशाख्य के अनुसार वो कह रहे हैं अष्ट, 8 अक्षर जो है, क्या कहा गया है ऋक प्रातिशाख्य के अनुसार? समान अक्षर कहे गए हैं, ठीक है, जो दिखने में एक जैसे लगे, ठीक है, और उच्चारण भी जिसका एक जैसा लगे आपको, ठीक है, ये ट्रिक के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो समान अक्षर है, ठीक है, जैसे 8 अक्षर क्या क्या, कि पूरे अल्फाबेट में जो है ऋक प्रातिशाख्य के अनुसार जो शुरुआत के जो 8 अक्षर है वो समान अक्षर कहलाते हैं। क्या क्या? ये जो नीचे 8 अक्षर दिए जा रहे हैं, अ आ री री ई ई उ, ये क्या हो गया बच्चे आपके? समान अक्षर है, ठीक है। और इसी क्रम में याद रखेंगे बच्चा, क्रम भंग मत करना, क्योंकि ऋक प्रातिशाख्य में जो क्रम दिया गया है 8 समानाक्षर का, यही क्रम है। एग्जाम में आपको क्रम पूछा आ सकता है कि समानाक्षर का जो है ऋक प्रातिशाख्य के अनुसार कौन सा क्रम सही है। बचपन में हमने याद किया हुआ अ आ ई उ री री, है ना, तो गड़बड़ मत करना। इसके नीचे एक और आता है, मिस्टेक है इसमें, ऐसे नीचे इस तरह से। तो 8 अक्षर जो है समानाक्षर है। क्लियर? कोई समस्या किसी को? हाँ बच्चा बोलो, बोलो पवन। आगे आएगा, वो सबके बारे में है, चिंता मत करो, है। हाँ, सारे अक्षर आएंगे इसमें, जितना भी ऋक प्रातिशाख्य के अनुसार जरूरत है वो सब है इसमें, ठीक है। आगे देखो, पवन पढ़ो दूसरा सूत्र। कोई बताए? हाँ, कोई बताए कि संधि विच्छेद क्या हो सकता है दोनों पदों का, कितने पदों में टूट सकता है? हम्म, ओके, बगल वाला। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा पद का बताओ। हाँ, हाँ, तो तोड़ो, कि जितना छोटा सा छोटा तोड़ सकते हो तोड़ के बताओ क्या होगा।
थोड़ा सा और, संधि प्लस अक्षराणि प्लस उत्तराणि, ठीक है। ततः चत्वारि संधि अक्षराणि उत्तराणि, पूरा जितना आप तोड़ सकते हो तोड़ने का प्रयास करो, उसी से उसका भाव समझ में आ जाएगा। ततः चत्वारि, बच्चा ये ततः शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ कोई बताएंगे? ततः शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? एग्जाम, हाँ बोलो बोलो। हाँ एग्जाम में एक और मैं आपको बता रहा हूँ पूछने का तरीका। कोई सर्वनाम पद आपको दे दिया जाएगा कि सह, तत्, एतत्, है ना, ततः, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है। खास करके जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वहां से, कई बार पूछा गया वैसे, ठीक है। तो ततः चत्वारि, जो ततः है उसके बाद, किसके बाद, यानी जो हम अभी साम्राक्षर पढ़ रहे हैं सूत्र क्रम में, इस साम्राक्षर में जो 8 अक्षर है उसके बाद जो 4 अक्षर आएंगे, ठीक, उत्तराणी मतलब उसके बाद, ठीक, वो क्या कहलाते हैं? संधि अक्षर। वो संधि अक्षर संज्ञक होते हैं। बच्चे इसको संधि अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि संधि प्लस अक्षर, यानी जो अक्षर होगा संधि अक्षर, वो उसमें दो ऐसे अक्षर आपस में होंगे जो एक तीसरा अक्षर बनता है, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए कि संधि अक्षर 4 होते हैं। वो 4 क्या क्या? ए, ओ, ऐ, औ, ठीक है बच्चा, छूट गया। तो ये जो 4 जो है ये संधि अक्षर क्यों होते हैं बच्चा, कोई बताएंगे? ए, ओ, ऐ, औ। हम्म, हाँ कह सकते, चलो। हाँ। हम्म। हम्म, बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत अच्छे हैं। हम्म, देखो बच्चा, जो बात पवन ने बोला वही है, ठीक है। तो संधि अक्षर जैसा कि नाम में ही छिपा हुआ है कि संधि के माध्यम से जो है एक तीसरा जो अक्षर उत्पन्न होगा, ठीक है, वो संधि अक्षर कहलाएगा। संधि अक्षर जो 4 हमने देखा, ए, ओ, ऐ और औ, कैसे बना? ए, अ प्लस ई, ओ कैसे बना बच्चा? अ प्लस उ, ऐ कैसे बना? अ प्लस ए, औ कैसे बना? अ प्लस ओ, ओ, तो औ बना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब हम पढ़ेंगे जब व्याकरण में जब पढ़ेंगे संधि, तो डिटेल से पढ़ेंगे कैसे इस पे एग्जाम्पल और क्या बन सकता है। ऋक प्रातिशाख्य के अनुसार जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कि ततः शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, संधि अक्षर जो है वो कौन कौन होते हैं, उनका क्रम क्या है, बस ये जरूर ध्यान रखिए। क्लियर है किसी को? कोई डाउट? तो अभी हमने पढ़ा ऋक प्रातिशाख्य की भूमिका, ठीक है। उसके बाद हमने 2 सूत्र पढ़ा, एक सम्नाक्षर एक संधि अक्षर। अगला जो सूत्र है, अब थोड़ा सा ये भी देख लो। तो कुल जो स्वर है यहाँ पे अभी इन 2 सूत्र के माध्यम से, ठीक है, अ, आ, रे, ई, उ, ए, ओ, ऐ और औ हो गया, ठीक है। ये जो स्वर है, ठीक है। और नीचे जो स्पर्श वर्ण है वो 25 हम जानते हैं पहले से। अंतस्थ जो वर्ण है वो य, ल, व। और ऋक प्रातिशाख्य में जो है पुष्प में जो वर्ण है वो ह है, तलाबी श है, मूर्धन्य स है, दंत सकार है, अंग है, अ है। इस दोनों को क्या बोलते हैं बच्चा? क और प से पहले जो लगा हुआ है चिन्ह, इनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं बच्चे, कोई बताएंगे? क्या क्या? हाँ बच्चे, ये जो नीचे देख रहे हो उसमें वर्ण में अंग और अह के बाद
नीचे दिख रहा है ना, क और प के साथ जो चिन्ह लगा हुआ है इसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? उपध्मानीय प और जीवामूलीय क। ठीक है, तो बच्चा इसमें जो है ऋग प्रातिशाख्य में ऊष्म वर्णों की संख्या 8 है, याद रखेंगे। अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 है, स्पर्श वर्णों की संख्या 25। क्लियर? कोई समस्या यहाँ तक? आगे देखो, अगला जो सूत्र है कौन पढ़ेंगे? पवन और योगिता। ओके, अंत्यः सब तेषाम अघोषाम। ठीक है बच्चा, तो ये जो अंत्यः शब्द है तो उस अंतिम वर्णों के बाद, ठीक है, वर्णों में जो अंतिम 7 अक्षर है वो क्या हो गए बच्चा? वो आपके अघोष वर्ण कहलाएंगे। अंतिम लास्ट जो 7 अक्षर होंगे किसके, किससे? उसमें वर्ण से। ठीक है, तो उसमें वर्णों में, ठीक है, जो अंतिम 7 होंगे वो किसकी संज्ञा होगी? अघोष की होगी। ठीक है, तो जो आपने उसमें वर्ण पढ़ा, उसमें वर्ण टोटल 8 है, तो अंतिम जो 7 अक्षर होंगे वो अघोष अक्षर कहलाते हैं। अगर ह को भी कंबाइन कर दोगे तो उसमें वर्ण हो जाएगा, और ह को हटा दोगे तो वो अघोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? अघोष और उसमें वर्ण में डिफरेंस समझ में आया ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार? हाँ, अभी हमने देखा कि उसमें वर्ण कितने हैं बच्चा? उसमें वर्ण कितने हैं? 8 है। हास, हाँ, हा से लेकर जो है उद्यमानीय प तक है, टोटल 8 है। अगर हमसे पूछा जाए कि अघोष अक्षर किसको कहते हैं या अघोष संज्ञा क्या होता है, तो अंत्या सब तेषाम घोषा संधि विच्छेद करेंगे तो अघोष आएगा। तो उसमें वर्णों में जो अंतिम 7 जो अक्षर है वो अघोष होते हैं, इसके सामान्य है। ठीक, अगर हम उस वर्ण में से ह को हटा देंगे, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 7 जो अक्षर है वो अघोष कहलाए। बस ये ट्रिक के तौर पर बस ये ध्यान रखना, ह को जोड़ देंगे उसमें वर्ण बन जाएगा, ह को हटा देंगे अघोष अक्षर बन जाएगा। अघोष अक्षर कितने हैं फिर? कितने अघोष अक्षरों की संख्या कितनी है? 7। नीचे वाला सूत्र पढ़ो। देखो अच्छा, अघोष अभी आपने देखा कि 7 जो है उसमें वर्णों में जो अंतिम जो 7 अक्षर है वो भी अघोष है। घोष का एक और सूत्र है, वो क्या है? वर्गे वर्गे च प्रथमाव घोषौ। ठीक है बच्चा, वर्ग का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? हाँ, हाँ, तो बताओ वर्ग कितने हैं? कितने टोटल वर्ग? हम्म, तो बच्चा इसमें कह रहे हैं कि वर्गे वर्गे च प्रथमो घोषो अघोष अघोषो, कि प्रत्येक वर्ग में, यानी क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो या प वर्ग हो, प्रथम है ना, प्रत्येक वर्ग का शुरुआत का जो प्रथम 2 अक्षर है वो क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। ठीक है, हमने तो अभी यहाँ 8 अक्षर 7 अक्षर देखा ही कि ये तो अघोष होंगे ही उस वर्णों में से, लेकिन इसके अतिरिक्त, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे बच्चा?
अघोष हो जाएंगे। तो क वर्ग का दो अक्षर क्या होगा बच्चा? हाँ, उसी प्रकार च वर्ग से क्या आ जाएगा? ठीक है, बढ़िया। और उसी प्रकार से हम ट वर्ग का निकाल लेंगे, त वर्ग का निकाल लेंगे और प वर्ग से निकाल लेंगे। तो कितने हो जाएंगे बच्चा अक्षर अघोष का? 10। 10 अभी इधर हमने देखा और 7 पहले देखा, तो टोटल कितने हो गए? 70। तो अघोष वर्ण कितने हो गए? 17 हो गए, है ना? तो ये याद रखोगे, अघोष वर्णों की संख्या 17 है। ठीक है, क्लियर? कोई समस्या यहाँ तक? अब देखो, अभी तक आपने अघोष पढ़ा, अब देखो घोष अक्षर क्या होता है। शेष जो बच गए, जो अघोष नहीं कहलाए, वो क्या क्या है? ठीक है, तो सघोष या सिर्फ और सिर्फ घोष वर्ण क्या हो जाएंगे? जो क वर्ग से लेके प वर्ग तक पहला और दूसरा अक्षर है उसको छोड़ दिया जाए, तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर और य र ल व और ह जोड़ दिया जाए, तो सारे अक्षर क्या हो जाएंगे? सघोष अक्षर। ठीक है, तो नीचे ध्यान रखिएगा, सघोष वर्ण क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर और साथ साथ य र ल व और ह। ठीक, और साथ साथ जो स्वर है वो भी एक प्रकार से घोष संज्ञा होती है। क्लियर? कोई समस्या, कोई डाउट इसमें? बच्चा कंफ्यूज मत होना कि अघोष क्या है, सघोष क्या है। सघोष का दूसरा नाम सिर्फ और सिर्फ घोष भी है। ठीक है, तो ये बताओ कि सघोष अक्षर कितने हो गए, काउंट करके बताओ। बीस। और स्वरों को भी जोड़ दिया जाए तो कितने होंगे? स्वर अभी हमने कितना देखा? 9 देखा था? नहीं, 9 से ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये 12 अक्षर भी क्या है? घोष के अंतर्गत आएगा। तो 12 ये अब 20 है, तो टोटल कितना हो गया? 32। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ तक? तो बच्चा, अभी हमने देखा कि अघोष अक्षर 17 है टोटल, जबकि सघोष या सिर्फ और सिर्फ घोष जो अक्षर है, स्वरों को भी अगर साथ में जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20 और 12 32 हो जाएंगे। ठीक, अगर स्वर अक्षरों को छोड़ दिया जाए तो 20 सघोष या घोष अक्षर है, और अघोष कितने हो जाएंगे? 17। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े। हाँ या ना बोलो बच्चा, आगे तो बोले। चलो, वर्षा पढ़ो इस सूत्र को, अंतिम। हाँ, युग्म का क्या मतलब हो? चलो बताओ, युग्म का मतलब बताओ। जोड़ा। ठीक है, तो जोड़ा जो होता है वो सम संख्या होता है या विषम संख्या? ऑड होता है या इवन होता है? हम्म, सम संख्या होती है ना। जोड़ा किसको कहते हैं भाई? दो हो, दो का पेयर हो, है ना, वो जोड़ा हुआ, या इसे संस्कृत में युग्म कहते हैं। ठीक है, तो सोच में अक्षर किसको कहेंगे? ठीक है, सोच में वर्ड या सोच में अक्षर या
सूक्ष्म संज्ञा किसको कहते हैं? ये कह रहे हैं कि युग्मो, यानी जो सम स्थान पे हो, यानी जो 5 हमने वर्ग पढ़ा, क वर्ग से लेके प वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का जो युग्म स्थान होगा, जो अर्थात द्वितीय और जो चतुर्थ स्थान पे जो अक्षर होंगे वो सूक्ष्म अक्षर कहलाएंगे। ठीक है, पांचों वर्गों का जो दूसरा स्थान पे और चौथा स्थान पे जो अक्षर होगा वो सूक्ष्म अक्षर कहलाएंगे। सूक्ष्म अक्षर क्या क्या? क, सॉरी, ख, घ, छ, ज, ठ, ढ, ढ, थ, ध, फ, ह, भ। ये सूक्ष्म अक्षर समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अभी मैं पूछूंगा, पूरा क्लियर हो गया? तो हमने अभी देखा जो सिर्फ पहला और दूसरा स्थान पर जो होगा वो क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर कौन सा संज्ञा होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा कौन सा अक्षर? अघोष। तीसरा, चौथा और पांचवा हो तो? वेरी गुड। दूसरा और चौथा स्थान पे हो तो प्रत्येक वर्ग का? घोष, सूक्ष्म। बढ़िया। हाँ, ऋक प्रातिशाख्य में जो बच्चा क्या है ना, इसमें आपको सूत्र याद रखने होंगे। ठीक है, दो दो पद का आपको सूत्र होंगे, उस सूत्र का परिभाषा याद रखिएगा क्या कहना चाह रहा है। तो आज हम 4 सूत्र पढ़ा है। कल हम लोग आगे के जो सूत्र है वो हम लोग देखेंगे कि स्वर भक्ति क्या है, ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इसका रक्त संज्ञा क्या है वो देखेंगे, इजी है सारे। संयोग क्या है, यम संज्ञा क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रगृह्य संज्ञा क्या होती है, ठीक है। प्रगृह्य संज्ञा के बहुत सारे सूत्र हैं। उसके अलावा रिफित संज्ञा क्या है, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे सूत्र आते हैं। और उसके बाद अंतिम जो है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे पदों की लिखित संज्ञा होती है, वो सब हम लोग देखेंगे। बच्चा, अभी तक जो हमने पढ़ा है 4 सूत्र, उसमें से कुछ आपको कुछ आइडिया आ रहा है? जो इस बार पूछा है जून 2026 में, कौन सा सूत्र अभी तक हमने पढ़ा है? बहुत बढ़िया। चलो, आइडिया आ गया। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर। योगिता, आप कल नहीं आ पाए थे? अच्छा, गुड। वीडियो सारे अपलोड है, ठीक है, देख लीजिएगा। कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना, है ना। अब बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं आपके। तो आप बच्चे लोग, कल हम लोग फिर 9 बजे मिलेंगे, ठीक है। और एक काम करना आप लोग, ऋग प्रातिशाख्य पढ़ के आना कल, मैं भेज दूंगा अभी पीपीटी, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ लो, और कुछ पूछना है तो पूछो। कुछ नहीं पूछना है? चलो अच्छा, फिर मिलते हैं कल 9 बजे। शुभ रात्रि सबको। गुड नाइट। आज तो अच्छा लग रहा है कि आधा घंटा पहले ही छोड़ दिया, इस बहुत हो गया। हाँ जब, बोलो अमृता। हाँ हाँ, कर लो कर लो। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाय बाय।